तो दोस्त हम अभी जान लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का जो है रिप्रेजेंटेशन जो है एप्सिलॉन से करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन होता क्या है? तो कोई मटेरियल है जिससे कि हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसका जो चेंजेस आता है उसे मेजरमेंट करने के लिए हम स्ट्रेन का यूज करते हैं। तो स्ट्रेन का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखा देता हूं, चेंज इन डायमेंशन मेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन मतलब कि ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि मैं आपको एक अच्छा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई एक मटेरियल है, ठीक है। कोई एक मटेरियल है ना, कोई एक मटेरियल है। इसकी एक इनिशियल लेंथ क्या है? एल आई है। इनिशियल लेंथ मतलब अभी मटेरियल है, इस पर कोई लोड अप्लाई नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। इसका इनिशियल लेंथ क्या है? एल आई। और इसके फाइनल सॉरी इनिशियल डायमीटर क्या है? डी आई। अब क्या करता है, इस पे लोड अप्लाई होता है ना, लोड लगाते हैं। इधर से एक लोड लगाते हैं, एक इधर से एक लोड लगाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है दोस्त, यहाँ पे ये चीजें है ना, चलो यहाँ पे ऐसे, चलो यहाँ पे, चलो ठीक है, लोड लगा रहे हैं। ये इनिशियल है, ये इनिशियल लेंथ है, इनिशियल डायमीटर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस पे लोड लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जब यहाँ पे लोड लगाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। जब हम कोई ऐसा रबर है, रबर रबर को ऐसे पहले ऐसी सेम कंडीशन है, उसके बाद खींचने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, तो इसका लंबाई बढ़ जाएगी ना, लेंथ बढ़ जाएगा ना। तो लेंथ बढ़ के कितना कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, लेंथ बढ़ जाएगा। पहले में तो लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनल फाइनल लेंथ है ना, फाइनल लेंथ होगा, ये तो फाइनल लेंथ हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये डायमीटर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब ये डायमीटर ज्यादा है, उसको लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, तो इसका डायमीटर क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना। कोई मटेरियल है, उसको उस पर हम जैसे कि कोई भी मटेरियल लेते हैं तो उसको पीटने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, जब पीटते हैं तो वो पतला हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे चीजें हैं, जब जब इस पे लोड लगा रहे हैं, तो क्या हो, इसकी लेंथ बढ़ जा रही है, और उससे क्या होता है, डायमीटर घट जा रही है ना, डायमीटर घट जा रही है। तो इसका ये हो जाएगा, मतलब कि चेंज इन डायमेंशन, ऐसे लिख देता हूँ, डेल डी अपॉन डी, है ना। मतलब ओरिजिनल चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन डी इनिशियल, है ना। बेसिकली ये डायमेंशन है, ये कोई लेंथ भी अभी नहीं कंसीडर किया हूँ। बेसिकली ये डायमेंशन डायमेंशन 3D डायमेंशन हो गया। तो ये डायमेंशन है ना, ये चीजें यहाँ पे, ये चीजें। तो मैं आपको एक थोड़ा डिफिनेशन से लिखा देता हूँ यहाँ पे। इट इज मेजर को मेजरमेंट करने के लिए जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, उसे क्या क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, ठीक है। इतना आई होप आपको इतना चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं कि स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन कितने टाइप का होता है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि शेर जो है, नॉर्मल स्ट्रेन डिफरेंट टाइप के होते हैं, वैसे ही ये स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी स्ट्रेन भी पढ़ेगा डिफरेंट टाइप के, ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो यहाँ क्या है, स्ट्रेन स्ट्रेन के टाइप्स क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एक तो क्या है, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन ये क्या है, इसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो नॉर्मल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अब देखो दोस्त, ये नॉर्मल स्ट्रेन है ना, नॉर्मल स्ट्रेन के बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। नॉर्मल स्ट्रेस को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, मतलब जो इसकी लेंथ में चेंजेस हो रही है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन ये हो गया। अब एक होता है लेटरल स्ट्रेन, है ना, लेटरल स्ट्रेन। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं आपको फॉर्मूला एक दिखा देता हूँ कि चेंज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, डेल एल इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसे इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, है ना, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे दोस्त, तो बेसिकली इसे मोड के अंदर रखा जाता है। तो आगे मैं बताऊंगा सारी चीजें अच्छे से। ठीक है, अब इस लेटरल को क्या कहते हैं, ऐसे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, है ना, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे ना माइनस में रखते हैं, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन डी इनिशियल। अब माइनस में यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई लोड लगा रहे हैं तो इसकी लंबाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डायमीटर कम हो जा रहा है। मतलब पहले तो डायमीटर 10 था, अब क्या होगा, डायमीटर 9 हो गया, 8 हो गया, कम हो गया ना, कम हो गया तो घटते जा रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, डेल वॉल्यूम अपॉन वी, तो क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल। तो ये चीज हो गया, इसका स्ट्रेन है, इतना ही पढ़ना है स्ट्रेन में। तो हम चलते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं आपको अच्छे से ये चीजें लिखा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसे बोलते हैं डेल एल, है ना। तो क्या है, रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली देख लेते हैं इसका। तो बेसिकली वो मैंने बताया था, एप्सिलॉन एल इक्वल टू क्या होता है, एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल आई, है ना। फिर क्या है, एल डेल एल अपॉन एल, ये हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी, एप्सिलॉन डी। ठीक है, एप्सिलॉन डी मतलब क्या हो गया, इट इज रेशियो बिटवीन चेंज इन डायमीटर एंड इनिशियल डायमीटर, इनिशियल डायमीटर, है ना। तो ये चीज है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एप्सिलॉन डी इक्वल टू, तो डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन डी इनिशियल,
लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में देंगे ना, है ना, माइनस में देंगे। और यहाँ पे क्या है, डी डेल डी अपॉन डी, है ना, ये हो गया, ये चीजें हो गया यहाँ पे। अब देख लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी, है ना। तो बस यही लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली ये ना यूनिट लेस होता है ना, इट इज यूनिट लेस। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट लेस, यूनिट लेस स्ट्रेन जो है ना यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट लेस होता है, क्योंकि देखो इसे भी हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, इसे भी मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अगर ये दोनों कट गया तो यूनिट है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया, है ना। तो यहाँ पे हो गया, क्या है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या, इट इज रेशियो बिटवीन ओरिजिन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम। इसे कैसे लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन वी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, है ना। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन वी, ये चीज हो गया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना मुझे, मैं आपको कमेंट में अच्छे से बता दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब पढ़ लेते हैं शेयर स्ट्रेन, है ना, क्योंकि हमने शेयर स्ट्रेस भी पढ़ा था इसके पहले स्टेज में, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन भी पढ़ लेते हैं ना, SHEAR शेयर स्ट्रेन, STRAIN, है ना। इसे क्या गामा से लिखते हैं, गामा से डिनोट करते हैं ना। इसका मतलब क्या है, इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन साइज, ठीक है, साइज और शेप, है ना। It is defined as change in angle between change in angle between two mutually perpendicular plane, प्लेन, है ना, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चेंज इट इज मेजर ऑफ चेंज इन साइज और शेप। बेसिकली जब कोई मटेरियल में उसके साइज और शेप में चेंज होते हैं ना, उसे हम क्या करते हैं, शेयर स्ट्रेन के थ्रू मेजरमेंट करते हैं ना। तो देखो, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे एक शेयर है, यहाँ शेयर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि आप इसे इधर से कंप्रेस करते हैं, ठीक है, इधर से कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा, अगर इधर से ऐसे कंप्रेस करें, इधर के साइड से ऐसे कंप्रेस करें तो क्या होगा, ये इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये इस तरह से हो जाएगा, देखो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद कि हाँ, यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर तो ऐसे है ना, ये तो ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये गामा बाई 2, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये पाई बाई 2, ये क्या है, गामा बाई 2,
ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस गामा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो जब इधर इस ये जो ये पूरा जो है ना, अरे ये ऐसे बना हुआ है तो 90 डिग्री का होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। जब इसे कंप्रेस करेंगे, जब इधर से इधर कंप्रेस करेंगे, ठीक है, इधर से इधर ऐसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करने से क्या होगा, ये तो पाई, अरे ये वाला जो है ना, ये हिस्सा, ये तो पाई है, 90 है, तो इसे ही इसे कंप्रेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, है ना, तो ये भी तो 90 बनेगा ना, ये पाई बाई 2 होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पाई बाई 2 से ना ये गामा बाई 2 को घटा देंगे। जैसे देखो अगर ये है ना, तो ये पाई बाई इतना पाई बाई 2 था, तो पाई बाई 2 से गामा गामा बाई 2 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे किया है। ये तो पाई बाई 2 है, मतलब 90 डिग्री का था, 90 डिग्री में से गामा ही घटा दिया। ठीक है, गामा घटा दिए तो ही इतना आ जाएगा। तो जैसे देखो अब ये गामा बाई 2, ये गामा बाई 2 दोनों को अगर मिलाएंगे, गामा बाई 2 गामा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 गामा बाई 2, है ना। अब दोनों काट देंगे तो कितना आ जाएगा, गामा, है। यही चीज है। अगर हम यहाँ से पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस गामा कर देंगे, 90 माइनस गामा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर गामा बाई 2 हो जाएगा, इधर गामा बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। यही चीजें हमें बताएगा। अब एक और है, जैसे कि देखो है ना, अब इसमें इधर से कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है ना, तो क्या होता है, तो बेसिकली ये जो ठीक है, और ये जो है ना, ये पॉजिटिव शेयर है ना, ये क्या है, निगेटिव शेयर, टिप शेयर है ना, ये चीज है। ये ध्यान रखना, एक नंबर में कभी कभार पूछ देता है ये, बेसिकली इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार एक नंबर में पूछ देता है ये। मटेरियल, तो मटेरियल को ना दो बराबर भागों में बांटा जाता है, दो भाग में। पहला क्या है, पहला होमोजीनियस है, GNO, होमोजीनियस मटेरियल, है ना। फिर दूसरा क्या है, नॉन होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल। ये क्या है, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मटेरियल। फिर क्या है, अनिसोट्रोपिक मटेरियल, अनिसोट्रोपिक पिक मटेरियल। फिर क्या है, ऑर्थोटॉपिक मटेरियल, ऑर्थो TROPIC, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल।
ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ये चीज है। तो बेसिकली इसे ना दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। इन दोनों को ना दो इसमें दो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, अनिसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक में बांटा गया। ठीक है, अब हम अच्छे से चलेंगे होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो कंटिन्यू हम लोग कर रहे थे तो अचानक बीच में कट कर देना पड़ा, और बेसिकली मेरे मोबाइल में जो है मेमोरी फुल हो गई थी, तो ये कंटिन्यूटी टूट गई। फिर अब मैं ये वीडियो अगले दिन शूट कर रहा हूँ। तो कोई नहीं दोस्तों, जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे ना, लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ मटेरियल, उसी को हम इस बार कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया था कि टाइप ऑफ मटेरियल क्या है, मटेरियल कितने टाइप है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। तो क्या है, मटेरियल के बेसिकली दो वर्गों में बांटा गया। ठीक है, पहला तो क्या है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ठीक है, पहला होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और इधर क्या है, आइसोट्रोपिक, अनिसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक। ठीक है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, अनिसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक, ये दोनों सब्जेक्ट में बांटा गया है। तो मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ कि ये होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, अनिसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होते क्या है ना। तो बेसिकली ये देखो, होमोजेनियस मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जिसके मटेरियल की प्रॉपर्टी सभी पार्ट में सेम होती है और सेम डायरेक्शन में है ना। जैसे कि मान लेते हैं कोई ये मटेरियल है ना, ये मटेरियल है। ठीक है, ये मटेरियल है। अगर हम यहाँ पे देखो, इसके सारे मटेरियल के प्रॉपर्टी सेम होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, सेम होते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मटेरियल क्या है, ये भी देख लेते हैं अभी। देखो, वैसे मटेरियल जिसके प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, वैसे मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है डिफरेंट पार्ट में, बट सेम डायरेक्शन में होती है, ना। जैसे मान लेते हैं E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। तो ये क्या कर लेते हैं, E1, E2, E3, E4 है ना। क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट तो क्या होगा, इलास्टिक कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा, है ना। इसे इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। मैं अभी जस्ट इसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या होता है इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये यंग मॉडुलस है ना, इसे बोलते हैं YOUNG, यंग मॉडुलस। आपने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, तो इसे को यंग मॉडुलस बोलते हैं। तो देखो, तो क्या है, किसी मतलब डिफरेंट पार्ट में, नॉन होमोजेनियस को बता रहा हूँ कि नॉन होमोजेनियस वैसे मटेरियल है जिसके डिफरेंट पार्ट में प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे, लेकिन वो सेम ही डायरेक्शन में होगा, है ना। वो क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन में। मैं अभी आपको ये सभी का डिफिनेशन लिख पाऊंगा, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, आइसोट्रोपिक है ना। अब आइसोट्रोपिक क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो वैसे मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है इन ऑल डायरेक्शन, वैसे मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है ऑल डायरेक्शन। देखो, मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं ये एक मटेरियल है ना, वैसे मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी सेम होगी इन ऑल डायरेक्शन। तो हम इस डायरेक्शन में भी सेम होगी, 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 इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ भी सेम है ना, ऐसे इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। इसमें क्या है, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल वैसे मटेरियल हैं जिसमें प्रॉपर्टी सेम होगी पूरे होल क्रॉस सेक्शन में, होल जितने भी बीम हो, जितने भी स्ट्रक्चर है ना, सभी स्ट्रक्चर में क्या होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन क्या होगी, वो सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है ना, वैसे ही अब देख लेते हैं अनिसोट्रोपिक।
तो अनिसोट्रोपिक क्या है? वैसे मटेरियल जिसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इन ऑल डायरेक्शन। क्या होगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इन ऑल डायरेक्शन, है ना। जैसे इस तरह से है, तो ये हो गया, तो ये 1 2 ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट डायरेक्शन में E1 हो गया, E2 हो गया, E3, E4, E5, E6, E7, E8, है ना, E9। तो क्या होगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो समझ गए आप कि अनिसोट्रोपिक मटेरियल किसे बोलते हैं? वैसे मटेरियल है जिसके क्रॉस सेक्शन में, पूरे क्रॉस सेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, ठीक है। ये इलास्टिक कांस्टेंट मतलब इलास्टिक कांस्टेंट और शेयर मॉडुलस, ये सभी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्या करते हैं? अनिसोट्रोपिक अर्थोट्रोपिक मटेरियल। देखो, वैसे मटेरियल ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, वैसे मटेरियल जिसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, मतलब वैसे मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वैसे मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि अगर मान लेते हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, है ना, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। तो ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इन परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। तो इसे मतलब ये एक बार कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, नहीं है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दूंगा ताकि आपकी अच्छे से याद हो जाए। वैसे आप एक भी तो थोड़ी लिखाऊंगा इंडिफिनेशन, उसके अलावा एक कुछ कुछ लिखा दूंगा जिससे आपको ऐसे याद करने में आसानी हो जाएंगी। तो देखो, पहले हम देख लेते हैं होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस होमोजीनियस मटेरियल। तो होमोजीनियस मटेरियल क्या है दोस्त? तो वैसे मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो लिखा देता हूं, दोज मटेरियल which property is same in same direction। सेम डायरेक्शन, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएं, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? इस तरह से, है ना, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से। तो इसमें क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम हो गई, है ना। E1 नहीं देंगे, बस E लिख देंगे, है ना, E। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होंगी इन सेम डायरेक्शन में। अब देख लेते हैं दोस्त, दूसरा क्या है? नॉन होमोजेनियस, है ना, नॉन होमोजेनियस मटेरियल। तो देखो, वैसे मटेरियल जिसकी क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इन सेम डायरेक्शन, है ना, दोस्त मटेरियल which property is different in
सेम डायरेक्शन, है ना। तो इसमें क्या होगा दोस्त, इसका तो इसमें इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं हम। तो ये है सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस दे दिया हूँ, है ना। 1 2 3 4 ये 5 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें। हाँ तो ये हो गया होमोजेनियस है, ये नॉन होमोजेनियस। अब हम चलते हैं आइसोट्रोपिक में। ये नोट्स बना सकते हो, तो अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है। अब क्या है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मटेरियल, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है कि वैसे मटेरियल, है ना, जिसकी प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, है ना, विच दोज मटेरियल विच प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, है ना। तो दोज मटेरियल which property is same in all direction, है ना। जैसे कि हम एग्जांपल कंसीडर करें तो इस तरह कोई मान लेते हैं, ये कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉरी इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, सारे डायरेक्शन में सेम होंगे ना। तो देखो हम क्या होंगे, यहाँ पे भी कर देंगे हम, ऐसे। तो क्या होगा, यहाँ पे भी सेम है, 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 यहाँ पे भी सेम। इसमें क्या है, यहाँ पे भी सेम है, सेम, यहाँ इधर इस डायरेक्शन में भी सेम है, यहाँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। अगर आप बड़ा बनाएंगे सारे डायरेक्शन में सेम हो गया, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, आइसोट्रोपिक, फिर अनिसोट्रोपिक, है ना, TROPIC, अनिसोट्रोपिक मटेरियल। अनिसोट्रोपिक मटेरियल, तो अनिसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है दोस्त, कि वैसे मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन होती है, ठीक है। दोस्त मटेरियल विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, है ना, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से बना सकते हैं हम। मान लेते ये है, तो मान लेते यहाँ से इसमें क्या है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7, है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, ऐसे। इधर भी देख लेते हैं, मतलब सभी में हम वैसे ही हैं, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, है ना, ये चीज़ इसमें भी वैसे ही है। तो सारे में क्या है, डिफरेंट है ना। इसमें क्या सारे मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है क्या इन ऑल डायरेक्शन, इसमें क्या मटेरियल इज डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, है ना। इसे मिटा देता हूँ, जगह नहीं। तो इसलिए अब अगर हम अब हम देख लेते हैं ऑर्थोट्रोपिक, ठीक है ना। अब ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है,
वैसे मटेरियल है जिस इस मटेरियल में, ऐसे मटेरियल में क्या होता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ध्यान रखना, दोज मटेरियल विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट in perpendicular डायरेक्शन, है ना। तो ये हम इस तरह से लेंगे, जैसे इस तरह, इधर E1 E2 E3 है ना, इधर E1 E2 E3 लेंगे, इधर क्या, इधर भी लेंगे E1 E2 E3, इधर भी E1 E2, इधर भी E3। तो ये क्या होगा, ऑर्थोट्रोपिक, है ना। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इतना सब याद रखोगे ना, बाकी सब भूल जाओ, बस इतना डिफरेंशियल सब में याद करना, तो आपको याद रहेगा आराम से। अब चलते हैं दोस्त इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिक कांस्टेंट। इसके बिना सोम की कल्पना भी नहीं कर सकते इलास्टिक कांस्टेंट बिना। तो क्योंकि हर क्वेश्चन में इलास्टिक कांस्टेंट आता ही, हर क्वेश्चन में। तो क्या है इलास्टिक कांस्टेंट? इलास्टिक, अरे इलास्टिक कांस्टेंट है ना, इलास्टिक कांस्टेंट। तो बेसिकली होते क्या इलास्टिक कांस्टेंट, मैं कुछ डिफिनेशंस आपको लिखवा देता हूँ ताकि आसानी रहेगी। इलास्टिक कांस्टेंट टेंट आर मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टीज, है ना। दे आर द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। फिर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन एक्सटर्नल लोड depend on elastic constant of the material। है ना, स्ट्रेस बेसिकली आपने, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बेसिकली आपने, अगर आप मटेरियल साइंस पढ़े होंगे तो आपको शायद याद होगा, एक थ्योरी था हुक्स लॉ, है ना। आपको याद होगा हुक्स लॉ।
तो हुक्स लॉ में क्या बताया गया है, हुक्स लॉ में कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट। अगर आपको डेफिनेशन से याद होगा तो आपको ध्यान में होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विथ इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं और वही इलास्टिक लिमिट होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख लेंगे कि देखो ये जो अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम जैसे मान लेते कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, P इक्वल टू जैसे देखो P इक्वल टू है PV इक्वल टू MRT है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख लेते हैं किसी को, जैसे कि हम कुछ मतलब ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, मतलब P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर इस तरह से होता ना P 1/T, तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मैं आपको हिंट देने के लिए बता दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में आ जाए, तो ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसे अगर हम इसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, इलास्टिक कांस्टेंट लगाएंगे। तो इलास्टिक कांस्टेंट ये है, क्या है, ये क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो अगर हम इसे प्रूव करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू ई, है ना, ये होगा। और ई क्या है, यहाँ पे ई क्या है, यंग मॉडुलस, ठीक है। ये जो क्या है, यंग मॉडुलस, ये चीज़ें। तो बेसिकली क्या, इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था ना इसके पहले, जब यंग मॉडुलस यूज कर रहे थे तो क्या था कि जब इलास्टिक कांस्टेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी शो करता है कि मटेरियल किस तरह के मटेरियल है, किस तरह के मटेरियल नहीं है। अगर वो डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट है तो मतलब मटेरियल डिफरेंट है। अगर सेम इलास्टिक कांस्टेंट तो मटेरियल क्या है, सेम है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया। दे आर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यही भाई रिलेशन क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये इसका ये फॉर्मूला, स्ट्रेस इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो बेसिकली ये हुक्स लॉ से आता है, फ्रॉम हुक्स लॉ, ठीक है। ये हुक्स लॉ से आता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे मतलब 3-4 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ये तो यंग मॉडुलस हो गया, शेयर मॉडुलस हो गया, पॉइजन रेशियो हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया। इन सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। और इसके कॉम्बिनेशन से कुछ फॉर्मूलेस बनते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है ना। बेसिकली दोस्त मुझे बार बार मोबाइल को देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुई, ऐसे बहुत बार हो चुका है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं, रिकॉर्डिंग जाकर बंद हो गया शुरू में ही। तो ऐसे कंडीशन में मेरा जो मेहनत होता है व्यर्थ हो जाता है। तो बार बार देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली ना हम 4 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ते हैं सम में। यहाँ पे ये क्या हो गया, दोस्त मैं एक्चुअली मैं मेरा एक बात है कि ये जो वीडियो आप देख रहे होगे ना, इसमें क्वालिटी तो कम पुअर ही होगी, क्योंकि ये जो मैं फ़ोन यूज कर रहा हूँ ये कोई ख़ास फ़ोन नहीं है। बेसिकली 5-6 हज़ार में जो फ़ोन आता है ना, वो उसी से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके कारण उसमें कैमरे पे उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है ना। क्योंकि 5-6 हज़ार वाले फ़ोन में ना
बस हम जनरल यूज के लिए यूट्यूब वगैरह और बातचीत करने के लिए सब ज़्यादा यूज कर लेते हैं ना, फ़ोटो हल्का फुल्का फ़ोटो खींचने के लिए। अब ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्सपेक्टिव से ये सब कैमरा यूज नहीं करते हैं। तो अब मेरे पास वही कैमरा है तो मैं उसी को यूज करके किसी तरह एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अब देखा जाएगा बाद में, जैसे जैसे मैं लेक्चर पढ़ाते रहूँगा, अगर कुछ अच्छा हुआ तो फिर मैं अच्छे फ़ोन से शूट करने लगूँगा, उसके बाद क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अभी शुरुआती दौर में क्वालिटी इस तरह से होगी, लेकिन हाँ कंटेंट में कुछ कमी नहीं मिलेगी, कंटेंट आपको अच्छे से मिलेगा। जो चीज़ें यहाँ पे अगर आप पूरा पढ़ लिए हो, मेरा लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिए, तो मैं इसके बाद PYQ सीरीज करवाऊंगा, ठीक है। हर चैप्टर के बाद PYQ करवाऊंगा, कंप्लीट PYQ। और उसके बाद अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया, अगर आप कहीं से भी उठा क्वेश्चन देख लो, अगर एक क्वेश्चन भी नहीं बना ना, मुझसे बोलना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये पूरा अच्छे से पढ़ लो, पहले एक चैप्टर कंप्लीट करके PYQ खुद से सोल्व करके देखना, एकदम 100% हो जाएगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के PYQ हो या चाहे कोई भी PYQ, इसको कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद देखना चैप्टर वाइज बनाने की कोशिश करना, सारे बन जाएंगे, हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, और इसे कहते हैं यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, YOUNG, यंग मॉडुलस, है ना, इसे यंग मॉडुलस भी बोलते हैं। इसे ज़्यादातर ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे ना, इसे हम जी से डिनोट करते हैं, सी और जी से, सी और जी से डिनोट करते हैं। इसे हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे हम सी और जी से डिनोट करते हैं। एक होता है बल्क मॉडुलस, बल्क, बल्क मतलब इसे हम क्या से, के से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसे हम के से डिनोट करते हैं। अगर, और इसे शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं, ध्यान, शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस है ना। बेसिकली ये शेयर के लिए यूज होता है, ये स्ट्रेस के लिए यूज होता है ना। शेयर में ये हो गया, सॉरी स्ट्रेस में ये हो गया, शेयर में ये टाउ यूज करते हैं बेसिकली, तभी ये यूज होता है। मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, ठीक है, हर बार में बात नहीं है। ये मॉडुलस में क्या हो गया, ठीक है। एक होता है पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, है ना, ध्यान रखना। तो बेसिकली चार तरह के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इसे यंग मॉडुलस कहते हैं, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या है, मॉडुलस ऑफ, ना ये सॉरी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये भूल गया हूँ मैं, ध्यान नहीं रहा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुल ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है ना, ध्यान रखना। मुझे एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते ध्यान से निकल गया, कोई बात नहीं, सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। तो कोई बात नहीं, इतना होता है, हल्का फुल्का कभी कभी ना दिमाग कहीं और चला जाता है, तो इसके कारण से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो कोई नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये क्या है, यंग मॉडुलस है, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर क्या से मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस, फिर पॉइजन रेशियो, ठीक है ना, ये है। अब हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं कि इसमें क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला, सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं। पहला क्या है, यंग मॉडुलस है ना, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, और
यंग मॉडुलस, ये क्या ई है ना। इसका मतलब क्या है, इसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या किए थे, हमने क्या किया था, तो देखो हमने क्या किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हमने देखा था ना इसके पहले, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करेंगे, ई लगाएंगे यहाँ पे। ई एक क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है ना, ये क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, ई को ये जो एप्सिलॉन को इधर लेके चलाएंगे, सॉरी है ना, ये हो गया। तो ये क्या है, यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस। ये क्या है, स्ट्रेस, ये क्या है, स्ट्रेन। अगर ऐसे भी एक और डिफिनेशन हो सकते हैं इसके, कि अगर हम इसे लिख सकते हैं ना, व्हाट इज यंग मॉडुलस, तो इट इज रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये भी तो एक डिफिनेशन हो सकता है ना दोस्त, है ना। चीज़ें ठीक है, इतना समझ गए। तो बेसिकली अगर हम कोई मटेरियल की बात कर लें तो डिफरेंट मटेरियल के ना डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर स्टील की बात कर ले तो बेसिकली 200 मेगा पास्कल होता है, बेसिकली इसे ना मेगा पास्कल में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और मेगा पास्कल, ये सब ध्यान रखना है ना। तो अगर हम स्टील की बात कर लें, स्टील में क्या होता है, 200 मेगा पास्कल, सॉरी गीगा पास्कल होता है यार, ध्यान में रहा, 200 गीगा पास्कल। गीगा को मेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे ना। गीगा को मेगा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2000 गुना 10⁻3, ये क्या हो जाएगा, मेगा पास्कल। ये क्या है, कॉपर का 100 गीगा पास्कल, और ये क्या है, एल्युमिनियम का 50 गीगा पास्कल, ठीक है। ये चीज़ें तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इसे अगर मेगा पास्कल में कन्वर्ट करें ना तो 200 गुना 10⁻3 गीगा पास्कल। अरे भाई गीगा पास्कल में कितना होता है, 10⁻9 होता है ना। गीगा पास्कल में, गीगा में कितना होता है, 10⁻9। अब मेगा में कितना होता है, गीगा, अब मेगा में कितना होता है, 10⁻6 MEGA, है ना। ये चीज़ें, यही चीज़ें तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे 2 इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे रे सॉरी सर, कुछ गलत हो गया क्या, सॉरी यहाँ पे ना 6 देना पड़ेगा यार, 6 देंगे, यहाँ 6 देंगे। अब सही हुआ, अब सही हुआ, अब सही हुआ। ये क्या था, 100 इंटू 10⁻6 मेगा पास्कल इक्वल टू, है ना, 50 इंटू 10⁻6 मेगा पास्कल। ये बेसिकली ये सही हुआ, है ना। अगर इसमें दिया होगा तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये सही है, पिछले बार में गलत था तो ये सही है। तो अगर गीगा पास्कल में होगा ना तो 10⁻6 को गुना करेंगे उससे, उस वक्त मेगा पास्कल लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ही होगा। अभी आगे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तो बस ऐसे ही मतलब है, आपको याद रखने, ये सब आएंगे नहीं, ये सब कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सब बस याद करने वाले नहीं होते, ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है। तो आपको हड़बड़ाने वाली बातें नहीं है कि यार कैसा होगा, ये होगा, आप ऐसे बता रहे हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ऐसे ओवरव्यू देख लो कि गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जब ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो ये थ्योरी है, जितना चल रहा है ना ये थ्योरी है,
और बढ़ाने के लिए बात नहीं है, अभी और चलेंगे आगे। अब क्या है दोस्त, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, मॉडुलस शेयर मॉडुलस, इसे जी से भी लिखते हैं और सी से, लेकिन इसे ना ज़्यादातर हम जी से ही यूज करते हैं, समझे ना, इसको ज़्यादातर हम जी से ही यूज करते हैं। तो देखो इसका एक डिफिनेशन है कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, है ना, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है, ये शेयर है, शेयर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ये गामा है ना, समझ गए, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यंग मॉडुलस आ जाएगा ना, ये टाउ है तो ये क्या हो गया, यंग मॉडुलस है ना, ये आ गया ऐसे। अगर हम ये गामा को इस तरफ लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, ये क्या है, शेयर मॉडुलस। और जिसे ज़्यादातर क्या हमें न्यूटन पर एमएम में मापते हैं, है ना, मेगा पास्कल में। तो देखो इसका भी डिफिनेशन वैसे हो जाएगा, इट इज रेशियो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन, STRAIN, है ना, ये चीज़ें होगी। तो यही है इसका, ये फॉर्मूला याद रखना, अक्सर पूछ देता है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले याद रखना। अब देख लेते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है वो देख लेते हैं। अब ये क्या है, BUL के बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या बोलते हैं, के, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस को ना, जब हम स्ट्रेस को चेंज इन वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जब हम स्ट्रेस को जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, हम पहले डिफिनेशन से लिख लेते हैं यहाँ, इट इज रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेस को ना, जब हम किसी स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड कर देते हैं, जब हम किसी स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड कर देते हैं तो वो बल्क मॉडुलस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो मतलब म्यू। तो पॉइजन रेशियो का मतलब क्या होता है ना, हाँ, तो ये क्या होता है, चेंज इन द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। जब हम लेटरल स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो। मैंने आपको बताया था लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझो कि जब हम किसी बीम को या किसी मटेरियल को खींचते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल में चेंज होता है, मतलब इसकी लेंथ में चेंज होता है ना, लेंथ में चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल।
फिर उसके बाद इसके डायमीटर में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, डायमीटरल, है ना, मतलब लेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे होगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखो पहले डिफरेंशियल लिख देता हूँ, इट इज रेशियो बिटवीन टी आर ए लेटरल स्ट्रेन एंड longitudinal strain, TUDNL, longitudinal strain. Longitudinal strain is called Poisson ratio, POSSION, Poisson ratio। ठीक है, तो यह म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली इसे मोड में लिखते हैं, लेटरल स्ट्रेन, TER लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, DINA लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अगर हम इसमें ऐसे करें तो क्या होगा, चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर अपना, फिर चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। मैंने आपको लिखवाया था ये सारी चीज़ें, आपको याद होगा शायद। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, माइनस में होता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है ना, इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है, इसकी जो डायमीटर हो रही है, ऐसे ही ये बीम है, जब इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन डायमीटर डिक्रीज होगी। डायमीटर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, है ना, माइनस रखेंगे तो ये मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर निकल के आएगा बाहर, प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना, इतना ही चीज़ें, तो बेसिकली इतना ही चीज़ें था। अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट में आपस में क्या रिलेशन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला जो है याद ही कर लेना, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, है ना। तो पहला क्या होता है, E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, है ना, ये होता है। सेकेंड क्या होता है, E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, है ना, ये वाला। तो जहाँ पे क्या है, E क्या है, E तो यंग मॉडुलस हो गया, यंग मॉडुलस, और G क्या है, शेयर मॉडुलस, फिर उसके बाद म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो, इसके बाद के क्या है, बल्क मॉडुलस, है ना, मॉडुलस। बेसिकली ना यहाँ पॉइजन रेशियो बेसिकली 0 से लेकर के 0 to 0.5 तक ही होता है, 0 से लेकर 0.5 तक ही होता है। जी म्यू कोक का क्या होता है, कोक का 0 होता है, म्यू रबर, RUBB, रबर पॉइजन रेशियो, रबर का पॉइजन रेशियो क्या होता है, 0.5। ठीक क्या है, म्यू मेटल 0.25 to 0.3। एक होता म्यू चलो यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होगे आप, है ना, आप इतना समझ गए होगे। एक बार देख लेता हूँ,
अब चलते हैं दोस्त, इतना समझ गए हुए, अब चलते हैं एक नया टॉपिक में। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेसिकली दोस्त, जैसे कि मान लेते हैं ना, ये एक डब्बा है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे 3 डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जो है स्ट्रेस कैसे कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी ना, एक सिग्मा एक्स, इधर क्या होगा सिग्मा एक्स, फिर ऊपर में क्या होगा सिग्मा वाई, नीचे में भी क्या होगा सिग्मा वाई, अब इधर में क्या होगा सिग्मा जेड, है ना, इधर में क्या होगा सिग्मा जेड। तो हम पहले इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं, या ध्यान रखना आप, इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं। पहले तो हम ऐसे करेंगे, पहले तो हम ऐसे करेंगे, है ना, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स इस तरह हो गया, फिर इसे ऐड कर देंगे, फिर सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, है ना। फिर एक और क्या होगा, एक और होगा, ये क्या होगा सिग्मा जेड, फिर सिग्मा जेड। हाँ, अगर हम तीनों को मिला देते हैं तो यही बनता है ना, ये तीनों को मिला देते हैं तो यही बनता है। तो इसके फॉर्मूला होते हैं, समझ, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला हमेशा आता है, एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन, जो यहाँ पे पहले लेंगे ना, वहीं पे यहाँ पे पहले जो जिस डायरेक्शन में एप्सिलॉन लेते हैं वहाँ पे उसके पहले ही वाला ये लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू सॉरी प्लस म्यू, हाँ प्लस कहाँ से आ गया दोस्त, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, है ना। इसे ये हो गया, अगर हम इसे कॉमन लेंगे, सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 अपॉन ई, ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा जेड, है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे सिग्मा वाई कर लेते हैं, एप्सिलॉन वाई का, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, एप्सिलॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन ई, फिर क्या होगा सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा जेड, सॉरी इतना लिख लिया, ठीक है। ये क्या है एप्सिलॉन जेड इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, इतना। आई हो बेसिकली दोस्त आपको बोरिंग हो रही होगी, लेकिन कोई नहीं, बेसिकली यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना। तो बेसिकली आप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो समेशन जेड इक्वल टू 1 अपॉन ई म्यू क्या हो गया एक्स म्यू वाई, ये चीज़ें, ये जो है फॉर्मूला है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपको सॉम में इम्पोर्टेंट है, फिर आपको मशीन डिजाइन में भी इम्पोर्टेंट है ना, फिर कभी कभार टॉम में भी पूछ लिया जाता है, बहुत ये सब्जेक्ट, ये जो फार्मूला है ना इसमें पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये फार्मूला को, ठीक है ना, हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत ये फार्मूला पुट करके आंसर निकाल लें, है ना, ठीक है। अब देख लेते हैं अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस,
UNDER अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस। ये क्या है? अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस। तो अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस में क्या होता है, सिग्मा जेड को जीरो कर देते हैं ना, सिग्मा जेड को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं ना। तो जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन अप सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, क्योंकि यहाँ पे जेड जीरो है तो इतना ही रहेगा। फिर समेशन एप्सिलॉन वाई इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये चीजें हो गई है ना। कोई नहीं दोस्त, इतना ही है। अगर अब बात कर लें तो ये क्या होगा, गामा एक्स वाई, इस शेयर की बात कर रहा हूँ। गामा एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, टाउ एक्स वाई अपॉन जी। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो ये भी आप याद कर लो, अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस।